अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों जो ये कह रहे थे कि नेतन्याहू सियासत से इस्तीफा दे देंगे, और फिर उन्हें ये भी गिला था कि जब मुआहिदा होना है उसी वक्त में लबनान के ऊपर हमला कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआहिदे की सूरत में अमेरिका इजराइल ताल्लुकात किस हद तक ख़राब होंगे, और इसमें पॉलिटिकल बैकलैश जो है वो किस हद तक बेंजामिन नेतन्याहू को देखना पड़ेगा, और किस हद तक सियासी गिराफ में जो गिरावट है डोनाल्ड ट्रंप की वो आएगी। देखें, ये तो बिल्कुल सामने है कि बेंजामिन नेतन्याहू का टाइम अक्टूबर से ज्यादा मुझे खिंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि री इलेक्शंस भी हो रहे हैं और योरगन और ये जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त तनकीद की है इसराइल की। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको समझ में आ गया कि इसराइल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया अमेरिका ने इस सारे मामले में। बहरहाल यासिर, मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये टैग टीम है। देखें, अमेरिका हमेशा सुपर पावर इसराइल के ऊपर ही रहेगा। ये बातें मुझे नहीं समझ में आती कि इसराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे तो वो फंड्स ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे तो वो दूसरी चीजें कर सकते हैं जिससे इसराइल मजबूर हो जाए, या तो फिर आप कह दें कि नहीं जी इसराइल का कंट्रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के ऊपर कंट्रोल है इसराइल का। जब तक अमेरिका को नजर आ रहा है कि इस खत्ते के अंदर इसराइल उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, तब तक उसको सपोर्ट करेंगे। जब उनको लगेगा कि इसराइल अब लॉन्ग टर्म के अंदर डैमेज देने के लिए जो है वो शुरू हो गया अमेरिका को, उस वक्त आई थिंक वहां पे आपको चेंजेस नजर आएंगे। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इसराइल को छोड़ देगा अमेरिका, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू चला जाएगा और दूसरा चेहरा आ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी जब चला जाएगा तो उसके बाद अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो सब मलबा डाल देंगे किसके ऊपर? ट्रंप के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर, और बोलेंगे कि जी नेतन्याहू बुरा था और ट्रंप बुरा था और इसराइल और अमेरिका तो दोस्त हैं, तो चले जी बिस्मिल्लाह, हमारी कॉपरेशन हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जो बाइडेन के टाइम में भी आपको नजर आया था कि यही सेम स्टेटमेंट्स जो आज ट्रंप दे रहा है, वही सेम स्टेटमेंट्स जो बाइडेन भी दे रहा था। लेकिन क्या हुआ 2018 के अंदर? आपने देखा कि 10 साल का मुआहिदा हुआ, उसी दौरान जब इसराइल के साथ इनकी जो है वो मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। उससे पहले भी यूएसएस लिबर्टी का वाकया हुआ, एक पूरी कश्ती को जो है वो उड़ा दिया, यूएस सेलर्स जो है उसके अंदर मर गए। और उसके साथ साथ जॉनथन पोलार्ड जो स्पाई था इसराइल का, उसने सीआईए के अंदर बैठ के स्पाई किया इसराइल के लिए, और उसको एक प्राइवेट जहाज के अंदर जो है वो वापस इसराइल भेज दिया प्रेसिडेंशियल पार्डन देके। तो बात सारी ये है कि लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इश्यूज चलते रहेंगे, जो लॉबीज का सिलसिला है वो चलता रहेगा। शक्लें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। और जिस वक्त अमेरिका को नजर आया कि अब इसराइल जो है वो जरूरत देना शुरू हो गया है, मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो इसराइल को भी अबैंडन कर सकता है फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। अच्छा, तो फिर अबैंडन करने की सूरत किस मंजरनामे की शक्ल में आप देख रहे हैं? क्या जंग को दोबारा शुरू करके, या फिर उनके साथ कोई मौशी ताल्लुकात खराब करके? नहीं, मेरे ख्याल है जंग का इतना मेरा नहीं ख्याल कि जंग के शुरू होने से जो है वो इसराइल को ये लोग छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से इसराइल जो है वो उसको अबैंडन कर सकता है अमेरिका। वो क्या है? नंबर वन वो ये है कि इसराइल जो है इस खित्ते के अंदर अपनी पावर को एक्सर्ट करने में नाकाम हो जाए। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आगे जाके अगर आपको नजर आए कि इसराइल नाकाम हो चुका है अपनी पावर एक्सर्ट करने में, तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसके ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दे। डाइल्यूट करके खत्म नहीं करेगा एकदम से टाइज को, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 2027 के अंदर गालिबन एक बिल जो है वो शक्ल में आ रहा है, जो लॉ में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर इसराइली और यूएस जो जो मिलिट्रीज हैं उनका जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक साथ जो है वो ज्वाइन करने की बातें हो रही हैं। अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो लोकल यूएस पॉलिटिक्स के साथ भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन जो है उसके अंदर वो है इसराइल फर्स्ट पॉलिसीज। यूएस की आवाम को अब रिकग्नाइज हो रहा है, और इसके अंदर जो कैंट जो कि काउंटर टेररिज्म का चीफ था यूएस का, वो और दूसरे लोग जो इंक्लूडेड हैं वो रियलाइज करवा रहे हैं आवाम को कि भाई इसराइल के बेसिस के ऊपर या इसराइल की जानिब से आप जंगे नहीं लड़ सकते। अमरीकी जो है वो अपना खून नहीं बहा सकते इसराइलियों के कहने पे। तो अमरीकी आवाम में ये तासुर सोशल मीडिया की वजह से और लीडरान की वजह से आ गया है कि ये जो जंगे हो रही हैं, जो सारा मामला हो रहा है, वो इसराइल की तरफ से हो रहा है। इसराइल की ही कहने पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अटैक कर रहा है जगहों के ऊपर, ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्राइमरी इंटरेस्ट है इन चीजों को खराब करने में। लेकिन बात सारी ये है कि आवाम का इन्फ्लुएंस जो है किसी हद तक यूएस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो आगे जाके हमें नजर आएगा कि वो ट्रांसलेट करेगा, जो अगले इलेक्शंस होंगे उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ट्रांसलेट जरूर करेगा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि यूरोप भी हाथ से जाना शुरू हो गया है अमेरिका के, और क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी तंग आना शुरू हो गई हैं यूएस की इन इसराइल फर्स्ट पॉलिसीज की वजह से, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि यूएस जो है वो अबैंडन करना शुरू करेगा इसराइल को। और जब अबैंडन करना शुरू करेगा उसके बाद अगर जंग हुई, तो आपको पता है फिर अगर इसराइल और ईरान आमने सामने होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये बताइए कि हतमी मुज़ाकरात से कबल ईरानी फंड्स को बहाल कर दिया जाएगा, एक नुक्ता है जो मेमोरेंडम का है। तो हतमी मुज़ाकरात फिर कितने अरसे में होने के इम्कानात हैं?
देखें, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अब उनको जितनी जल्दी तेल अपना भिजवाना है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उतना जल्दी वो जो है वो एसेट्स के ऊपर काम कर लेंगे कि एसेट्स रिलीज करवा लें। जब मुआहिदा शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि एसेट्स रिलीज हो गए हैं। जबकि यूएस शायद उसको बोले कि नहीं नहीं, हमने कुछ भी जो है वो रिलीज नहीं किया, फिर भी आपको खबरें आ जाएंगी कि ईरान को जो है वो एसेट्स मिल गए हैं और इसके बगैर ईरानी शुरू नहीं करेंगे मुआहिदा। दैट इज सर्टन, ईरानियों ने कह दिया है। आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई रिस्क लेगा, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं है ना फिर मुआहिदा करने का, अगर इनको कुछ मिल ही नहीं रहा और फिर अमेरिका के साथ ये बातचीत करने लग गए, तो फिर तो एक बात यही है कि फिर मुआहदे में आने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ईरानी ऐसा नहीं करेंगे और आपको नजर आएगा कि कोई ना कोई आपको एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा। या फिर दूसरी सूरत इसके अंदर ये हो सकती है कि ईरान जो है वो टोल्स के थ्रू कलेक्शन जो है वो अपनी जारी रखे और साथ ही साथ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको खुला हुआ नजर आए और ब्लॉकेड भी आपको खत्म होता हुआ नजर आए, लेकिन कोई एसेट्स की एज सच रिलीज आपको 12 बिलियन डॉलर्स के अलावा जो है वो होती हुई नजर ना आए। तो ये जो अदर वेज हैं, जो तो थर्ड राउट्स हैं, ये होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी नजर आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आगे बढ़े ही ना, जो आगे बातचीत है उसके साथ ना बढ़े आगे तदफीन के बाद और सारे मामला के बाद। जब यूएस को समझ में आए कि उनको रेस्टिंग टाइम मिल गया और ईरान को समझ में आया कि उनको रेस्टिंग टाइम मिल गया है, तो हो सकता है जंग दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन उसकी लाइक्लीहुड, अगेन यासिर, मैं यही कहूंगा, बहुत कम है। बहुत सीरियस सिचुएशन में फंस चुका है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और किसी भी तरीके से उनको निकलना है इस चीज से। ये बात मैं शुरू से कह रहा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या इस माहिदे की सूरत में ये मुमकिनात में से है कि ईरान अपने मिसाइल के स्टॉक पाइल और उसकी रेंज जो है उसके ऊपर रिव्यू करे, या फिर सवाल ये है कि रेंज पे रिव्यू ना किया जाए तो नई प्रोडक्शन जो है उसको रोक दिया जाए? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मेरी मालूमात के मुताबिक एक्सप्लिसिटली ये जितनी भी मिसाइल और इन सब चीजों की जो इजरायली डिमांड्स हैं, इन सब चीजों को जो है वो बाहर रखा गया है। इन सब चीजों को एक्सप्लिसिटली डिनाई किया गया है कि इन चीजों के ऊपर बात नहीं होगी। तो आई थिंक ये आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कभी भी बात नहीं होगी। मुज़ाकरात जो हो रहे होंगे, जो डील हो रही होगी, उसमें भी बातचीत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वो बोलेंगे नहीं जी अब मिसाइल के ऊपर भी बात करो। आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते उनसे हम्म, क्या वो हम्म। बिल्कुल ही जो है वो अपनी बातों के ऊपर कायम रहेंगे। तो हो सकता है कि वो इंसिस्ट करें, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक एमओयू के अंदर एक्सप्लिसिटली ये चीज डाल दी गई है कि कुछ इश्यूज के अलावा कोई और चीज के ऊपर बात नहीं होगी। और वो इश्यूज जो है वो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, वो इश्यूज सैंक्शंस हैं और दूसरे इश्यूज हैं।